नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे ग्रेड फर्स्ट के लिए मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट में यह आज अपनी क्लास नंबर 6 है, क्लास नंबर 06। देखिए विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे आरटी एक्ट 2009। आरटी एक्ट 2009 इसका अपन कर रहे थे अध्ययन, सीधी सीधी बात। और इस आरटी एक्ट में टोटल धाराएं हैं आपके 38, और टोटल जो अध्याय है इसमें, टोटल अध्याय वो है 7, और एक है इसमें आपकी अनुसूची। एक आपकी क्या है? अनुसूची है। ठीक है विद्यार्थियों, जो लोग नए जुड़े हैं वो प्लीज़ एक बार क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। और उसके बाद में अपन क्या करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। समझ में आई बात? और जिन लोगों ने पहले की कक्षाएं नहीं देखी है वो जाके पहले सारी की सारी कक्षाएं देखें, और उसके बाद में क्लास नंबर 6 पर आए, पहले 5 कक्षाएं देखें, आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। अब देखिए, हमने पढ़ते पढ़ते पिछले वीडियो में अध्याय नंबर 4 तक आए थे। अध्याय नंबर 4, और अध्याय नंबर 4 है, उसमें धारा 12 से लेकर के और धारा 23 तक का वर्णन है। 12 से 23 तक का वर्णन है, और अपन ने उसमें से 12 से शुरू में पढ़ना, 12, 13, 14, 15, 16 और 17, ये इतनी धाराएं हमने पढ़ ली थी क्लास नंबर 5 में। और आज अपन शुरू करेंगे धारा नंबर 18। धारा नंबर 18, 19, 20, 21, 22 एंड 23, ये 6 धाराएं पढ़ेंगे अपन इस क्लास नंबर 6 के अंतर्गत। आ गई बात समझ में? और इसी के साथ जो अपना अध्याय 4 है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं धारा नंबर 18 की। तो धारा नंबर 18 किसके बारे में है? धारा नंबर 18 किस चीज़ का वर्णन करती है? तो मैं बता दूं कि धारा नंबर 18 बात करती है विद्यालय मान्यता के बारे में। वो कहती है कि कोई भी विद्यालय चलाने के लिए विद्यालय की मान्यता होना अनिवार्य है, और यदि किसी के पास विद्यालय की मान्यता नहीं है तो उस पर आपको 1 लाख जुर्माना लगेगा, और उसके बाद निरंतर उल्लंघन करने पर, कि भाई 1 लाख जुर्माना दे दिया और फिर भी वो बिना मान्यता के स्कूल चला रहा है, तो उसको प्रतिदिन 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। ये चीज़ बोलती है धारा 18। तो चलिए इस बात को यहाँ पर अपन अच्छे से लिख लेते हैं कि धारा 18 के अनुसार, धारा 18 के अनुसार यदि आप लोग हमारे साथ साथ वीडियो ये नोट्स बनाते हो तो इसकी तो कोई होड़ ही नहीं कर सकता। समझ में आई बात? द बेस्ट मेथड है कि आप हमारे साथ साथ ही नोट्स बनाओ, वरना जब ये स्कूल मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाएगा, आज क्लास नंबर 6 चल रही है, जिस दिन क्लास नंबर 30 या 32 होगी वो आपकी अंतिम क्लास होगी, और उसी दिन मैं आपको पूरी की पूरी PDF दे दूंगा। धारा 18 के अनुसार यह प्रावधान किया गया है कि, यह प्रावधान किया गया है कि, किया गया है कि बिना मान्यता के विद्यालय नहीं चला सकते। बिना मान्यता के विद्यालय नहीं चला सकते। बिना मान्यता के विद्यालय नहीं चला सकते। और उल्लंघन करने पर, यदि आपने उल्लंघन किया तो कितने रुपए जुर्माना लगेगा? 1 लाख। तो वो भी लिख लो। उल्लंघन करने पर, उल्लंघन करने पर, उल्लंघन करने पर 1 लाख रुपये जुर्माना, 1 लाख रुपये जुर्माना, और निरंतर उल्लंघन किए जाने पर जुर्माना, और निरंतर उल्लंघन किए जाने पर, और निरंतर उल्लंघन किए जाने पर 10,000 रुपये प्रतिदिन जुर्माना देना होगा। जाने पर प्रतिदिन 10,000 रुपये जुर्माना देना होगा। 10,000 का जुर्माना देना होगा। समझ में आई बात? ये थी आपकी धारा नंबर 18। समझ में आई बात? तो धारा नंबर 18 मान्यता की बात करती है। अब इसके बाद में आगे चलते हैं। आगे है आपका धारा नंबर 19। धारा नंबर 19 कहती है विद्यालय मानकों की पूर्ति। विद्यालय मानकों की पूर्ति क्या है, ये क्या चीज़ है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। विद्यालय मानक, देखो यदि आप कोई विद्यालय चलाते हो, यदि कोई विद्यालय चलाते हो तो गवर्नमेंट ने उसके लिए कुछ मानक निर्धारित कर रखे हैं
कि आपको विद्यालय की मान्यता है वो तभी मिलेगी जब आप इन मानदंडों का पालन करोगे। ऐसे नहीं है कि अब एक ही रूम में आपको मान्यता दे दो भाई कि लाओ भाई मान्यता लाओ, ऐसे थोड़ी मिलती। परतक परतक शौचालय होना चाहिए, खेल का मैदान होना चाहिए, अच्छा भवन होना चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, चार दीवारी की हुई होनी चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए, किचन होना चाहिए, ऑफिस होना चाहिए। तो ऐसे कई मानदंड होते हैं। तो उन मानदंडों का, उन मानकों का यदि आप पालन करते हो तब आपको क्या मिलती है? पहली बात तो मान्यता मिलती है। और यदि आपने वो मानक पूरा नहीं किए, मतलब पहले वो क्या करेंगे कि आपको 3 साल का टाइम देंगे कि 3 साल के अंदर अंदर इन मापदंडों को आप पूरा करो। यदि आप उन मानकों को पूरा नहीं करते हो तो आपके विद्यालय संचालन की जो मान्यता है उसको क्या कर दिया जाएगा? रद्द कर दिया जाएगा। समझ में आई बात? तो इस चीज़ को भी अपन यहाँ पर लिख देते हैं। ये कहता है धारा 19 के प्रावधानों, धारा 19 के प्रावधानों के अनुसार कितने साल में? 3 साल में, है ना? ध्यान रखना, 3 वर्ष के अंदर के अनुसार 3 वर्ष के अंदर विद्यालय पूर्व स्थापित मानकों को पूरा करना होगा। के अंदर विद्यालय जो मानक हैं, विद्यालय पूर्व स्थापित मानकों को, जो मानक होते हैं उनको पूरा करना होगा। मानकों को पूरा करना होगा। कौन कौन से मानकों को पूरा करना होगा? तो उसमें आपके जैसे शौचालय हो गए, बालक बालिकाओं के लिए एक तो परतक परतक शौचालय होना चाहिए, तो परतक शौचालय। उसके अलावा खेल मैदान, ठीक है, खेल मैदान। उसके अलावा भवन, पानी की व्यवस्था, पानी की भी व्यवस्था होनी चाहिए। चार दीवारी भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बाउंड्री नहीं है, चारों ओर चार दीवारी, ठीक है, चारों ओर दीवार होनी चाहिए। लाइब्रेरी होनी चाहिए, ठीक है, किचन होना चाहिए, रसोई घर होना चाहिए, किचन, और एक ऑफिस रूम भी होना चाहिए, ऑफिस रूम, ईटीसी आदि। समझ में आई बात? ये चीज़ें होनी चाहिए। और मानक पूरा नहीं होने पर, यदि ये मानक पूरा नहीं हुए, मान लो कि इन मानकों की पूर्ति नहीं होती है, तो मान्यता रद्द हो जाएगी। तो ये भी लिख दो, नोट लगा के इस चीज़ को बढ़िया तरीके से लिख दो कि मानक पूरा नहीं होने पर विद्यालय संचालन की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। मानक पूरा नहीं होने पर विद्यालय संचालन की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। विद्यालय संचालन की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। मान्यता रद्द कर दी जाएगी। समझ में आई बात? तो ये किसके बारे में बात करती है? धारा 19 पूर्णतया बात करती है विद्यालय मानकों के बारे में। समझ में आ गई बात? अब चलते हैं धारा 20 पर। देखो, धारा 20 कहती है कि क्या ये जो मानक निर्धारित किए इनमें संशोधन किया जा सकता है? तो केंद्र सरकार अधिसूचना जारी कर किसी भी मानक में फेरबदल कर सकती है। तो समझ में आई बात? धारा 20 करेगी इन विद्यालय मानकों के संशोधन की बात, ठीक है ना? तो उसको भी ले लेते हैं अभी। धारा 20 किसके बारे में बात करती है? विद्यालय मानकों में परिवर्तन की बात करती है या संशोधन की बात करती है। विद्यालय मानकों में परिवर्तन या संशोधन, इसकी बात कौन करती है? इसके बारे में बात करते हैं आपके धारा 20। धारा 20 क्या कहती है? धारा 20 कहती है कि धारा 20 के प्रावधानों के अनुसार जो केंद्र सरकार है वो अधिसूचना जारी कर किसी भी मानक में फेरबदल कर सकती है। धारा 20 के अनुसार केंद्र सरकार अधिसूचना जारी कर केंद्र सरकार है वो अधिसूचना जारी कर किसी भी मानक में फेरबदल कर सकती है। किसी भी मानक में फेरबदल कर सकती है। मानक में फेरबदल कर सकती है। तो इसमें मतलब धारा 20 में जो मानक निर्धारित हैं उसमें संशोधन की बात करती है। धारा 19 में जो मानक निर्धारित हैं उनमें संशोधन की बात करती है। धारा 20 फेरबदल कर सकती है। तो ये बात आ गई आपके विद्यालय मानकों में परिवर्तन की। अब दो चीज़ें और आएगी, एक धारा 21 है, एक धारा 22 है। धारा 21 और 22 किसके बारे में बात करती है? थोड़ा सा मैं यहाँ पर रफली समझा दूँ आपको।
धारा 21 बात करती है आपकी एसएमसी के बारे में, विद्यालय प्रबंधन समिति की, और जो धारा 22 है वो बात करती है आपकी एसडीसी, स्कूल डेवलपमेंट कमेटी। ये सॉरी, इसके बारे में ऐसे लिख दो आप, धारा 22 बात करती है विद्यालय विकास योजना के बारे में, विद्यालय विकास योजना के भाई विद्यालय में क्या क्या, इसमें देखो क्या क्या चीज़ें होती है वो मैं बाद में बताऊंगा, धारा चलने दो, एक बार ये समझा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ है। कि धारा 21 तो एसएमसी के बारे में बात करेगी, विद्यालय आपके प्रबंधन समिति का, और विद्यालय विकास योजना की बात होगी धारा 22 में, ठीक है ना। तो ये डेवलपमेंट कमेटी होती है, विद्यालय विकास समिति क्या चीज़ है क्या नहीं है उसके बारे में वगैरह मैं सब बताऊंगा कि विद्यालय विकास योजना, विद्यालय विकास योजना होती है ना, तो वो ये समझ लो आप कि जो एसएमसी होती है ना उसके द्वारा ही ये विद्यालय विकास योजना बनती है। पहली बात तो ये एसएमसी निर्धारित करती है कि भाई क्या क्या विकास कार्य होने चाहिए, क्या बाकी है, क्या हुए, वो सारा इसमें आता है। ये 3 वर्ष के लिए होती है, 3 वर्ष के लिए बनती है, और जिसमें 3 वर्ष के लिए ये वार्षिक योजना बनती है, और 3 वार्षिक उप योजना भी इसमें क्या होती है, शामिल होती है, वो अपन आगे लिखेंगे। पहला इतना समझ लो कि धारा 21 में एसएमसी आती है, विद्यालय प्रबंध समिति का गठन होता है, और धारा 22 में विद्यालय विकास योजना होती है। तो धारा 21 किसके बारे में बात करती है, विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन, विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी का गठन, समिति एसएमसी का गठन, विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन, ये क्या बात करती है इसके बारे में देखते हैं। तो धारा 21 कहती है कि सभी विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन अनिवार्य रूप से करना होगा। ये एक समिति रहती है, कितनी सदस्य समिति रहती है वो सब बताऊंगा मैं इसमें। तो पहले बात ये लिख देते हैं, धारा 21 के प्रावधानों के अनुसार, धारा 21 के प्रावधानों के अनुसार सभी विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन अनिवार्य रूप से किया जाएगा, विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन अनिवार्य रूप से किया जाएगा, समिति का गठन अनिवार्य रूप से किया जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे किया जाएगा, कितने कितने सदस्य होंगे समिति में, उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो विद्यालय प्रबंधन समिति, पहले हेडिंग लगाते हैं, विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी, विद्यालय प्रबंधन समिति। अब देखिए विद्यालय प्रबंधन समिति में क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या नहीं होती है, वो मैं सारी बता देता हूँ। ये देखो, ये एक कमेटी होती है, और वो कमेटी कितने सदस्य होते हैं, उसमें टोटल 16 सदस्य होते हैं। पहली बात, टोटल सदस्य कितने होंगे, 16, याद रखना। इसमें महिला सदस्य कितनी होगी, तो महिला सदस्य कम से कम, महिला सदस्य 50% महिला सदस्य होने चाहिए, ठीक है ना। कम से कम 8 होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी हो सकती है, पूरी पूरी रह सकती है, कम से कम 8 क्या होनी चाहिए, महिलाएं होनी चाहिए। और टोटल 16 में से 16 का 75%, मतलब कि 12 क्या होना चाहिए, इसमें अभिभावक होने चाहिए। अभिभावक कितने होंगे, 75%, 75% मतलब 3/4, 3/4 सदस्य क्या होने चाहिए, अभिभावक होने चाहिए। इसके अलावा इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन होंगे, ये बात बता दूं। अध्यक्ष, इस कमेटी के जो अध्यक्ष बनेंगे और जो उपाध्यक्ष बनेंगे वो अभिभावक में से ही बनेंगे, ये ध्यान रखना, अभिभावक में से बनेंगे इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या है इसमें, और इसमें जो पदेन सचिव होगा वो होगा आपका प्रधानाध्यापक, पदेन सचिव होता है प्रधानाध्यापक इसका पदेन सचिव होता है। और प्रत्येक माह में एक बैठक होनी जरूरी है, ऐसे नहीं कि बना के रख दी बस बैठक ही नहीं ले रहे हो, बैठक होनी जरूरी है। प्रत्येक माह में एक बैठक, प्रत्येक माह में एक बैठक, और ये एक बैठक कब होगी, तो ये होगी अमावस्या के दिन, अमावस्या के दिन प्रत्येक माह में एक बैठक होगी, और वो बैठक होगी आपकी अमावस्या के दिन, ध्यान रखना। और इसमें कुल बैठक, एक साल में कुल कितनी बैठकें होगी वो भी बता देता हूँ। एक वर्ष में कुल 11 बैठक, एक वर्ष में कुल 11 बैठक होगी, एक वर्ष में कुल कितनी बैठक होगी, टोटल 11।
और इसकी गण पूर्ति कितनी है? इसकी जो गण पूर्ति है वो है आपकी 1/3। गण पूर्ति या कोरम है 1/3, और प्रत्येक 2 वर्ष में इसका पुनर्गठन करना होगा। प्रत्येक 2 वर्ष में इसका क्या करना होगा? पुनर्गठन। तो ये बात है एसएमसी के बारे में, जो कि धारा 21 में लिखी गई है। ये सारी बातें कहाँ लिखी हुई है? धारा 21 में ये बातें लिखी हुई है। समझ में आ गई? इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बढ़िया तरीके से, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है धारा 22 की। धारा 22 में आती है आपकी विद्यालय विकास योजना। धारा 22 और धारा 22 में आपकी विद्यालय विकास योजना। विद्यालय विकास योजना कौन बनाएगी? तो एसएमसी बनाएगी भाई। एसएमसी किस लिए? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होगी, वो विद्यालय विकास का ढांचा तय करेगी, वो विद्यालय विकास योजना बनाएगी। और ये योजना 3 वर्ष के लिए होगी। ध्यान रखना, 3 सालों के लिए बनाती है विद्यालय विकास योजना। और इसमें 3 वार्षिक उप योजना भी शामिल होती है, मतलब प्रत्येक 1 साल के लिए भी अलग से क्या होती है? उप योजना। एक तो मेन जो कि 3 साल के लिए, कि अब इन 3 सालों को प्रत्येक साल के टुकड़ों में भी क्या बांटी हुई होगी? योजना बांटी हुई होगी। ऐसे तो 3 उप योजना भी इसमें शामिल रहती है। समझ गए? मतलब ये 3 सालों के लिए योजना बनाएंगे। पहले साल के लिए शुरुआत में एक योजना, दूसरे साल के लिए भी शुरुआत में एक योजना, और तीसरे साल की शुरुआत में भी एक योजना। तो इस प्रकार टोटल इन्होंने 3 सालों के लिए योजना बना ली है। टोटल 3 सालों के लिए योजना बना ली, और साथ ही साथ प्रत्येक साल के लिए भी इंडिविजुअली योजना है। तो मतलब 3 वार्षिक उप योजनाएं भी इसमें क्या है? शामिल है। ये कहना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, तो इस चीज को अपन यहां पर एक्सप्लेन करते हैं। तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इसको लिखिए। ये इस प्रकार से होगा कि धारा 22 के प्रावधानों के अनुसार, धारा 22 के प्रावधानों के अनुसार, धारा 22 के प्रावधानों के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति, कौन सी? एसएमसी, विद्यालय प्रबंधन समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी द्वारा विद्यालय विकास योजना बनाई जाएगी। द्वारा विद्यालय विकास योजना बनाई जाएगी। विद्यालय विकास योजना बनाई जाएगी। और ये योजना कितने साल के लिए बनाई जाएगी? ये भी इसमें लिख लो, बनाई जाएगी। और ये योजना बनाई जाएगी आपकी 3 साल के लिए। यह योजना 3 वर्ष के लिए बनानी होगी। ठीक है ना? यह योजना 3 वर्ष के लिए होगी, ऐसे लिख लो, 3 वर्ष के लिए होगी। और जिसमें 3 वार्षिक उप योजनाएं भी शामिल होगी, जिसमें 3 वार्षिक उप योजनाएं भी शामिल होगी, 3 वार्षिक उप योजना भी शामिल होगी। ऐसे आप 2-2, 3-3 बार मुझे सुनोगे ना, मैं एक ही लाइन को रिपीट करूंगा, तो आपके ये क्या हो जाएगा? दिमाग में स्थायी प्रतिबिंब का निर्माण होगा। 3 वार्षिक उप योजना भी शामिल होगी। अब ये थी धारा 22, ये देख लिया अपन ने इसमें धारा 22 को। अब अपन चलते हैं धारा 23, जो कि चैप्टर नंबर 4 की अंतिम धारा है। धारा 23 में क्या है? शिक्षकों की योग्यताएं हैं। शिक्षकों की योग्यताएं जो वही ये आपके बीएड की हुई होनी चाहिए, सीटेट, ये जो आरटेट वगैरह है वो क्वालिफाई होना चाहिए। तो ये देखो प्राइवेट निजी स्कूलों के बारे में बात कर रहा है। देखो सरकारी स्कूल में लगेगा तो वैसे ही वेल क्वालिफाइड ही जाएगा, सीधी सीधी बात है, वरना उधर एंट्री नहीं है। तो ये क्या कहना चाह रहा है इसमें कि भाई शिक्षकों की नियुक्ति के लिए मतलब योग्यताएं इसमें निर्धारित की गई है कि भाई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। समझ में आई बात? और यदि और एक इसमें संशोधन भी किया गया था, 2017 में संशोधन हुआ, 21 जुलाई को लोकसभा में पारित हुआ, 1 अगस्त को राज्यसभा में पारित हुआ। उसमें कहा गया कि जो नियुक्त शिक्षक हैं अभी वर्तमान में और उनकी 31 मार्च 2015 तक यदि न्यूनतम योग्यताएं पूरी नहीं हो रही है तो उन्हें 4 वर्ष के अंतर्गत इन जो न्यूनतम योग्यता है इसको क्या करना होगा? प्राप्त करना होगा। अभी मैं लिखूंगा तो और बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। कुल मिला के बात ये कि जिनके रीट पास नहीं है और जिनके बीएड नहीं की हुई है और वो यदि प्राइवेट निजी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं तो उनके लिए ये एक तरीके से खतरे की घंटी है। ये कहती है कि ये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ये तो कम से कम होना ही चाहिए, बीएड रीट तो होनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा था कि 31 मार्च 2015 तक यदि उनके पास न्यूनतम ये योग्यता नहीं है तो 4 साल का टाइम है, इस योग्यता को आप हासिल करो। ये चीज़ कौन कहता है? ये 4 साल के अंदर हासिल करो। तो ये निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2017 में संशोधन किया गया था और उस संशोधन को 21 जुलाई को तो लोकसभा से मंजूरी मिली और 1 अगस्त को राज्यसभा से मंजूरी मिली
और उसमें कहा गया कि जो नियुक्त शिक्षक हैं वर्तमान में काम कर रहे हैं और उनकी 31 मार्च 2015 तक यदि ये न्यूनतम योग्यताएं उनको हासिल नहीं है तो वो 4 साल के अंदर इनको हासिल करें। अब इस बात को मैं लिखूंगा तो ये और ज़्यादा क्लियर हो गया आपके। देखो इसमें पहली बात है क्या, इसमें शिक्षकों की अहर्ता, अहर्ता बोले तो योग्यता आती है, शिक्षकों की अहर्ता ऑब्लिग योग्यता, ये दो चीज़ें इसमें आती है। और ये क्या कहती है, ये क्या क्या योग्यताएं हैं वो लिख लेते हैं अपन पहले यहाँ पर। ये कहती है कि धारा 23 के प्रावधानों के अनुसार, धारा 23 के प्रावधानों, धारा 23 के प्रावधानों के अनुसार सिर्फ उन्हीं शिक्षकों को नियुक्ति के लिए योग्य माना जाएगा, उन्हीं शिक्षकों को नियुक्ति के लिए योग्य माना जाएगा, के लिए योग्य माना जाएगा जिनके पास न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। अब देखो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पहले बता दूं, अपन आरटी पढ़ रहे हैं और आरटी बात करती है पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक। तो पहली से लेकर 8वीं तक की कक्षा के लिए न्यूनतम योग्यता ये है कि उसके पास या तो बीएड होनी चाहिए, ठीक है ना, बीएड, और 5वीं तक का है तो क्या होनी चाहिए, बीएसटीसी होनी चाहिए, और साथ ही साथ रीट क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है, जिनके पास न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। अब भाई जिनके पास ये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है उनके लिए तो ठीक है। अब जिनके पास ये योग्यता नहीं है वो बेचारे क्या करें, कहाँ जाएं, तो उनके लिए मैं नीचे यहाँ पर एक नोट लिख देता हूँ, ठीक है, उनके लिए मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, एक बढ़िया सा नोट लिख देता हूँ। उस नोट के अंदर मैं क्या लिखूँगा उसको आप एक बार देखना। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2000, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2017 संशोधन द्वारा जो कौन सा संशोधन, जो 21 जुलाई को तो कहाँ से पारित हुआ, 21 जुलाई को लोकसभा से पारित, को लोकसभा से पारित एवं 1 अगस्त को राज्यसभा से पारित हुआ, एवं 1 अगस्त को राज्यसभा से पारित हुआ, ठीक है, को राज्यसभा से पारित हुआ। में ये प्रावधान किया गया कि, में यह प्रावधान किया गया कि, क्या प्रावधान किया गया, में यह प्रावधान किया गया कि जो नियुक्त शिक्षक, जो वर्तमान में नियुक्त है, प्राइवेट स्कूलों वगैरह में काम कर रहे हैं, जो नियुक्त शिक्षक 31 मार्च 2015 तक न्यूनतम अहर्ता पूरी नहीं करते, न्यूनतम अहर्ता पूरी नहीं करते, उन्हें 4 वर्ष के अंदर न्यूनतम अहर्ता पूरी करनी होगी। उन्हें कितने समय के अंदर, उन्हें 4 वर्ष के अंदर न्यूनतम अहर्ता पूरी करनी होगी। समझ में आई बात, के अंदर न्यूनतम अहर्ता पूरी करनी होगी। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, और इस कंसेप्ट को ध्यान रखना कि भाई कितने समय में न्यूनतम अहर्ता पूरी करनी है, तो 4 साल के अंदर। तो ये था आपकी धारा नंबर 23। तो धारा नंबर 12 से लेकर 23 तक आपके किस में आते हैं, चैप्टर नंबर 4 में। तो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 4 है वो कंप्लीट हो गया। टोटल 7 अध्याय है आरटी एक्ट 2009 में, ठीक है ना, 2009 में टोटल 7 अध्याय हैं, जिनमें से अपन ने 4 अध्याय तो अपन ने पढ़ लिए, 5वां, 6ठा और 7वां, इन 3 अध्यायों के बारे में अपने को आगे पढ़ना है। समझ में आई बात। तो ये आज की क्लास थी, ये आपको किस प्रकार की लगी इसके बारे में आप लोग कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको ये क्लास अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो आप अन्य लोगों को भी मतलब प्रेरित कीजिए इस क्लास के लिए, उन लोगों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है विद्यार्थियों, तो मिलते हैं इसी प्रकार के एनर्जेटिक वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।